गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्कल गिरी आज आपके समक्ष रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 की रेनबो पार्ट 2 की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस पोएम के पोएट हैं D.H. लॉरेंस। लेकिन इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सांप के बारे में आपके मन में क्या परिकल्पना है, आप सांप को किस नज़रिए से देखते हो? जब भी हम सांप का चर्चा करते हैं या सांप का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या बातें होती हैं? तो मैं आपका जवाब एक एक करके जानना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो यह पोएम है जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है, कंप्लीटली स्नेक के ऊपर है। स्नेक का वह एक क्रिएचर है, उसका क्या फीचर है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और भी बहुत सारी बातें इस पोएम के माध्यम से हम आपके समक्ष करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो पोएम है जिसको कि D.H. लॉरेंस साहब ने लिखा है, उनके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। तो D.H. लॉरेंस साहब का जन्म जो है वो 11 सितंबर 1885 को इंग्लैंड में हुआ था। क्योंकि जब भी आप पोएम या प्रोज पढ़ें तो अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएट के बारे में जरूर जानकारी रखें, क्योंकि वह आपके मार्किंग में एक हाईलाइट का काम करेगा। इसलिए अबाउट द पोएट या अबाउट द ऑथर, अगर आप प्रोज पढ़ रहे हैं तो अबाउट द ऑथर के बारे में, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी जन्म और उनकी मृत्यु और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में आप जरूर जानेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और ईयर कौन सा था? 1885। ये इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो नॉवलिस्ट, ऑथर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और साथ साथ पोएट भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोएम्स लिखे हैं जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की है। नेशनलिटी इनका इंग्लिश है। जो इनका टेन्योर था, जो लाइफ स्पैन ऑफ टाइम था, वह 1907 से 1930 का था। और जेनायर किस युग को ये रिप्रेजेंट करते हैं? तो D.H. लॉरेंस जो है वो मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मॉडर्न युग को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि D.H. लॉरेंस किस एज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉडर्निज्म को करते हैं। इनके फेमस वर्क के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से इनके फेमस वर्क है। तो सबसे पहला है इनका सन्स एंड लवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। दूसरा है द रेनबो, वुमेन इन लव एंड कैटल्स लवे। देन कुछ इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, जिसमें से जो प्रमुख है वो वर्जिन एंड जिप्सी है, रॉकिंग हॉर्स है, और जो इंपॉर्टेंट प्ले है उसका नाम है विनोइंग ऑफ मिस्टर हैरल्ड। तो ये था हमारा अबाउट द पोएट, जो कि D.H. लॉरेंस के बारे में हमने जाना। अब हम आते हैं कि हमारा जो पोएम है स्नेक, वह किस तरह का पोएम है और इस पोएम का लिखने का पर्पस क्या है, इसका थीम क्या है, इसमें मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन हैं और एक्चुअल में किस सिंबॉलिज्म को यूज किया गया है, इसका थीम स्ट्रक्चर किस बेस पे लिखा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम अबाउट द पोएम की बात करते हैं तो पोएट ने क्या लिखा है कि अडॉप्टेड अ सिंपल, सबसे बड़ा एक सिंपल, देन मिल्ड, क्लियर, कलरफुल, डिस्क्रिप्टिव, इमेजिनेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इमेजिनेशन ऑफ इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। हम जो भी परिकल्पना करते हैं, जब उस परिकल्पना को अपने हम पेन के माध्यम से जब धरातल पर उसको लिखते हैं तो वो पोइट्री के फॉर्म में हो जाता है। तो इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, देन चॉइस ऑफ वर्ड्स, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पोएम है वह अनोखा है। इसका हिंदी होगा अनोखा, अद्भुत। अब ये क्यों अनोखा है? क्योंकि जब हम स्नेक की बात करते हैं और इसमें दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, पहला जो है वो स्नेक है और दूसरा खुद जो है वो पोएट है। कौन है? D.H. लॉरेंस खुद हैं।
दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, दोनों के बीच का जो मेजर कैरेक्टर्स है इस पूरे पोएम में चित्रित किया गया है, इसलिए इसको हम बारीकी से जानेंगे। तो इस पोएम का क्या पर्पस है, बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है। इसमें राइमिंग स्कीम आपको जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो एक स्कीम लिखते हैं वो स्कीम अलग अलग पार्ट में जो भी आपको आगे की जो स्टैंजा है उसमें आपको दिखाएंगे। तो सिंपल है, मिल्ड है, क्लियर है, कलरफुल है और अनोखा है, पिक्चरिस्क, जिसको इंग्लिश में हम पिक्चरिस्क बोलते हैं, हिंदी में अद्भुत या अनोखा बोलते हैं। तो ये हमारा पोएम है। अब हम जानेंगे कि हमारी इस पोएम का स्टाइल और स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने कहा था कि आपके दिमाग में जब हम सांप की बात करें तो क्या कल्पना आती है। तो जनरली क्या होता है, सांप का नाम सुनते ही सबसे मन में ख्याल क्या आता है कि वह डेंजरस है, वह हमारे लिए खतरनाक है, वह हमें खतरा दे सकता है। इसलिए दिमाग में तुरंत क्या हिट होता है, उसको मारो, उस पर अटैक करो, यही दिमाग में आती है बात ना। 100% लोगों के दिमाग में यही बात आती है। लेकिन यह एक इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, हम अब इसके बारे में अलग से क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इस पोएम को मेजर 3 थीम में बांटा गया है। इसमें पहला जो इसका मेजर पॉइंट है वह कहता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो ह्यूमन बीइंग में पोएट खुद आ गए और नेचर के रूप में स्नेक आ गया। ये पहला आपका जो पॉइंट है वह कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में द्वंद्व है। किसके किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में और नेचर के बीच में। जो दूसरा है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वह क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में जब हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है, इंस्टिंक्ट एंड सिविलाइजेशन, जो हमारा सेकेंड पार्ट है दोनों के बीच में। क्योंकि हम एक तरह से एडुकेटेड हैं, एजुकेशन लिए हैं, उसके आधार पर हम सोचते हैं, और दूसरा हमारा कल्चर और सिविलाइजेशन क्या कहता है, क्या हमें सांप को मारना चाहिए। अब एजुकेशन की तरफ से देखते हैं तो दिमाग में हिट से ही करता है कि हमें सांप को मारना चाहिए, उसको अटैक करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन सिविलाइजेशन की बात करें तो नहीं, उसको हम क्लियर करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप चला जाए। और तीसरा जो है रेस्पेक्ट, जो हमारा तीसरा टर्म होगा वह क्या होगा, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के प्रति हमारा जो है वो आदर और सम्मान। इसलिए ये 3 बातें आई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, जो कि आगे इसको हम समझेंगे कि क्यों कैसे पैदा हो रहा है। दूसरा जो है वो इंस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, और तीसरा जो है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर। क्योंकि हम अगर पढ़े लिखे हैं, अगर हम एजुकेशनली देखेंगे तो दिमाग में यही हिट होगा कि हमें सांप को अटैक करके मारना चाहिए। लेकिन अगर हम सिविलाइज्ड और सिविलाइजेशन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो नहीं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि उसने, अगर वो आपको अटैक करता है, अगर आपको वो हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तब आपको वार करना चाहिए। लेकिन अगर वो चुपचाप आया है, आपको कोई वो हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो नैतिकता के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि उस पर आप वार न करें। इसलिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में। तो हमारा जो इस पोएम लिखने का जो स्टाइल है और जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, इसका स्टाइल और स्ट्रक्चर में कहता है कि ये फ्री वर्स है, बिल्कुल। देन हैविंग अ स्पेसिफिक राइमिंग पैटर्न, जो मैंने बताया था राइमिंग स्कीम की बात की थी ना, वो दिया है, एक स्पेसिफिक है, क्योंकि टूटा फूटा इसमें पोएम दिया है। द पोएम्स फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द अराइवल ऑफ द पोएट एंड स्नेक विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्नेक। पहला पार्ट में क्या है, दोनों के अराइवल को बताया गया है,
सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, द मोड ऑफ ड्रिंकिंग स्नेक एंड द पैटर्न एटीट्यूड ऑफ द पोएट। पहले जो सेगमेंट में जब हम चर्चा कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि दोनों का एक जगह आना, मतलब कि एक जहां पे कुआं है, दोनों को प्यास लगी है, स्नेक को भी प्यास लगी है और पोएट को भी प्यास लगी है, दोनों पानी के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। वो हम फर्स्ट सेगमेंट में बात कर रहे हैं। सेकंड सेगमेंट में दोनों जब कुएं के पास आकर के पर्पस क्या है दोनों का, पानी पीना। और जो तीसरा हमारा सेगमेंट है वो पोएट्स माइंड कन्फ्लिक्ट ऑन वेदर टू किल और स्पेयर द स्नेक। उसके दिमाग में अब कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सांप का जो रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में है वो खतरनाक के रूप में है, खतरे के रूप में है। इसलिए हमारा माइंड कहता है कि नहीं, इसको अटैक करो, इसको मारो। लेकिन जो दूसरा पार्ट हमने बताया था इंस्टिंक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन, तो उसमें हम उसको यह देखते हैं कि अगर वह हमें हानि पहुंचा रहा है तो वार करे, अगर हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करा तो उसको वार नहीं करना। ये 3 सेगमेंट में। और नेक्स्ट सेगमेंट कहता है रिटर्निंग ऑफ द स्नेक, लास्टली द रिमोर्स शोन द पीपल वाज एक्सप्रेस्ड। अंत में अब पोएट जो है वो सेल्फ अपने आप को एनालाइज कर रहा है कि जो मैंने किया वो सही किया या गलत किया। तो ये हमारा पोएम इस 4 अलग अलग सेगमेंट में बटा गया है, जिसको कि हमने स्टाइल और स्ट्रक्चर के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब हम लोग आगे टेक्स्ट को पढ़ेंगे कि इस पोएम को स्टैंजा वाइज कैसे डिस्क्राइब किया गया है। अब ये देखिए, ये हमारा पोएम हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉप। ट्रॉप का मतलब होता है कुआं टाइप का, जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। ऑन अ हॉट डे एंड आई एन इन पैजामा। जून का महीना है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में जब किसी को प्यास लगती है तो वो बिल्कुल व्याकुल होकर के पानी की तलाश में जाता है। क्रिएचर है, जीव है, और मोस्टली कहाँ रहता है वो, सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है, जमीन के अंदर रहता है। तो जब उसको प्यास लगती है तो वह जमीन के बाहर निकल करके पानी की तलाश में जब बाहर निकलता है तो उसको वाटर ट्रफ दिखाई देता है। कहाँ पे, पोएट के घर पे। इसलिए वो जमीन से निकल के कहाँ पहुंच जाता है, उस कुएं के पास पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हिट है। और संजोग से उसी क्षण पोएट को भी प्यास लगती है और वह पैजामा पहने हुए ही वहां कहाँ पहुंच जाता है, घर से निकल के उस ट्रफ के पास, क्योंकि उसे भी पानी पीनी है। फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर, इतनी गर्मी है क्योंकि दोनों को प्यास लगा है, इसलिए पानी के लिए वो दोनों बाहर आते हैं। ठीक है। इन द डीप serene scented shade on the great dark carob tree, एक ट्री का कंसेप्ट है जिसका नाम है कैरब, जो कि सेंटेड होता है, सुगंधित होता है। I came down the steps with my pitcher and must stand and wait for the he was to the trough before me। अब देखिए, जब पोएट पानी पीने के लिए घड़ा को कुआं के पास ट्रफ के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि वहां से पहले से ही सांप जो है वो पानी पीने के लिए आया है। तो पोएट जो है वो जहां है वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पानी पीने के लिए कौन आया है, सांप आया, वो स्नेक आया है। तो वह उसके दिमाग में चल रहा है कि सांप पानी पी करके चला जाएगा, उसके बाद ही हम पानी पिएंगे। इसलिए पोएट जो है वहां पे रुक जाता है। अब इसी को हमने समराइज भी कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको आप ध्यान से देख, समराइज मैंने कर दिया है इसको। बस वही चीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें वही चीजें अभी आपके नीचे भी है कि ऑन अ वेरी हॉट डे द नरेटर इन हिज पजामाज हेडेड टुवर्ड्स हिज वाटर ट्रॉप टू ड्रिंक सम कूल एंड रिफ्रेशिंग वाटर। ठंडा और रिफ्रेश वाटर के लिए वहां पहुंचता है, इन ऑर्डर टू बीट द हीट, गर्मी को शांत करने के लिए। लिटिल डिड ही नो दैट ए विल्ड स्नेक फ्रॉम द नेबरिंग जंगल एंड क्रॉल टुवर्ड्स द वाटर ट्रॉप। बगल के जंगल से उसको दिखाई देता है कि सांप जो है वहां पर कहां पहुंचता है, उस ट्रॉप के पास, उस कुएं के पास। द टू आर एबल टू इनकाउंटर ईच अदर इन ए सटल वे।
दोनों एक दूसरे के साथ इनकाउंटरिंग प्रोसेस में हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे डीप स्ट्रेंज एक विचित्रता क्या आती है, सेंटेड सीट ऑफ ग्रेट डार्क Carob's trees. The narrator came down the step with the pitcher. He suddenly saw the snake and waited to be go before. आता है, रुक जाता है कि वह पहले पानी पी लेगा, उसके बाद ही हम जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट संजय था। इसमें कहीं दिक्कत हो गई तो बताएंगे। आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, then he pressed down from a fissure in the earth wall into the gloom and trailed his yellow-brown slackness shafted belt down over the edge of the stone. अब यहाँ पे थोड़ा सा नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है, ब्यूटीनेस ऑफ स्नेक। तो आपको पता है कि हमारे दिमाग में यह बातें रहती हैं कि जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं, क्योंकि सांप के भी बहुत सारे वेराइटीज हैं। कुछ सांप जो है वो पॉइजनस बहुत डेंजरस होते हैं और कुछ सांप जो है पॉइजनस नहीं होते हैं। तो हमारे मन में एक मिथ है, एक कंसेप्ट है कि जो गोल्डन कलर के सांप हैं वो डेंजरस होते हैं और उनको हमें मार देना चाहिए। दूसरे कलर के हैं जिसमें हम लोग और भी कैटेगरी डाल सकते हैं, उसमें हम उसको सेफ रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। तो क्या होता है इस संज्ञा में, स्नेक रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर एंड नैरो ओपनिंग क्लेफ्ट splitting spark the big coverage track to cleave the earth gloom, a dark place, and trailed yellow-brown slackness. Sub built down on the edge of the store, rested its throat up to the stone bottom. वह अपने जो जिह्वा निकाल करके अपने प्यास को बुझाता है, पानी पीता है। And water had dipped from the tap into a small crevice. The snake sipped with his clear mouth and softly drank through its straight gums into slack long body very silently. बड़ी शालीनता से शांति पूर्वक वह टैप के पास पहुंचता है, जहाँ पे पहले से टैप से पानी चू रहा होता है। उस पानी को पीता है बहुत इत्मीनान से, साइलेंटली, और पी करके वह जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे Then someone was before me at my water trough, and I, like the second comer waiting, he lifted his head from his drinking. The cattle Jew means simply when the narrator at his water trough, he is waiting like a second comer, पहले से वेट कर रहा होता है। It flicked into the 2 furlong and mused moments to stop and drank little more. अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोएट जो है उसके दिमाग में, चूंकि वो एजुकेटेड है, एजुकेशनिस्ट है, पढ़ा लिखा है, वो और पढ़ा लिखने का सिंबल में दिखाया गया है कि वो डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन नहीं, वो शांतिपूर्वक थोड़ा देर सोचता है कि मैं क्या करूं, स्नेक को मैं भगाऊं, मारूं, या मैं उसको वेट करूं कि हाँ वो पानी पी करके चला जाए, तब मैं जाकर दोबारा पानी पीऊं। दोनों के बीच में वहां पर द्वंद चल रहा है, खासकर पोएट के दिमाग में कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको मैं आपके पर्सनल लाइफ से यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। जब भी हम कोई काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई काम करने चलते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। गलत सही का मतलब कि हम अगर किसी को, मेरे अगर काम से किसी को हरास होता है तो वो गलत, और मेरे काम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचे, वो सही। तो जब भी आप किसी को हिट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, आपके हार्ट में एक आवाज आती है अंदर से, इनर वॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं। हार्ट के अंदर से आपका हार्ट कहता है कि नहीं ये गलत है या ये सही है। एक बार जरूर आपके अंदर से आ जाती है। अब क्या होता है कि वहां पे कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जो चीज आपके ऊपर हावी हो जाता है आप वही करते हो। अगर उस समय गलत आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गया तो आप गलत कमिट करेंगे, अगर आपके ऊपर सही हावी हो गया तो आप सही काम। तो यहाँ भी इल्यूजन में है पोएट, कन्फ्लिक्ट, उसके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उस सांप को अटैक करके उसको मारना चाहिए या उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपना पानी पिए और पानी पी करके पुनः या तो बिल में चला जाए या किसी रास्ते से अपने जंगल से आया वो चला जाए। क्योंकि देखिए हार्मोनी
दोनों के बीच में होनी चाहिए, नेचर के बीच में भी और ह्यूमन बीइंग के बीच में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों दे बोथ हैव देयर सेपरेट सेगमेंटेशन, देयर ओन आइडेंटिफिकेशन, देयर ओन आइडेंटिटी एंड ओन इम्पोर्टेंस। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन हमारे और उसके बीच में एक हार्मनी, एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, ना कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने चाहिए। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, अब देखिए यहां पे इस लाइन को देखिए, द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, यहां पे मतलब इसका हुआ कि टू गेट प्रॉपर, मतलब कि यहां पे इस लाइन का सीधे मतलब है कि वो पढ़े लिखे की बात करता है कि जब मैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से सोचता हूं तो हमारा हार्ट क्या कहता है, ही मस्ट बी किल्ड, उसको मार दो। दिमाग यही कहता है कि उसको हिट करो, उसको मार दो। फॉर इन सिल्सी इन इल्यूजन द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, आ गया दिमाग में बात। इस तरह के जो सांप हैं कलरफुल, जिनका कलर ब्लैक है, वो क्या है, इनोसेंट है, बट द गोल्ड आर वेनोमस, वो जहरीला है। क्यों? इसको कौन बताता है? हमारा दिमाग बताता है, हमारा एजुकेशन बताता है। एंड वॉइस इन माई सेड, इफ यू आर अ मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। तब क्या कहता है दिमाग कि अगर उसको मारना है तो एक छड़ी, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाओ, एक लैग उठाओ और उसको हिट करो, या तो मारने के पर्पज से या भगाने के पर्पज से। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम। अब वो वहां कन्फेस कर रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मैं उस लकड़ी के डंडे से या लकड़ी के टुकड़े से मैं उसको हिट करूं या मैं शांत रहूं। इसलिए यहां पर जो मेन थीम ऑफ पोएम बताया गया है 3 मेजर पॉइंट में, जिसका पहला पॉइंट है conflict between human being and nature. Human being represent poet and nature represent snake. Then how glad I was the had to come like a guest in quiet to drink it my water trough and depart peaceful, pacified and find rest. अब देखिए, अब यहाँ पर सिविलाइजेशन की बात हमारी, यहाँ तो दिमाग ने कह दिया कि भाई उसको छड़ी उठाओ या लकड़ी उठाओ, उसको अटैक करो। लेकिन हमारा सिविलाइजेशन क्या कह रहा है कि भाई वो तो हमारा गेस्ट है, वो मेरे यहाँ अतिथि के रूप में आया है, पानी पीने के लिए आया है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है। जब कोई भी अजनबी जो बिना जानने वाला व्यक्ति आपके घर पे आता है और आपसे पानी मांगता है या कोई भी चीज मांगता है, तो आपके लिए क्या है, वो क्या है, यहाँ पे गेस्ट की बात की गई। क्या है वो? आपके लिए वो गेस्ट। तो गेस्ट को क्या हम लोगों को मारना चाहिए, भगाना चाहिए, उस पर अटैक करना चाहिए? नहीं। गेस्ट को गेस्ट की तरह आदर सत्कार के साथ, उसका हाव भाव के साथ सेवा करनी चाहिए। इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ। अब इसी का जो एक्सप्लेनेशन है, एजुकेशन सेड टू हिम दैट स्नेक मस्ट बी किल्ड, सीधे कहता है उसको मार। और बाकी चीजें जो हैं, क्योंकि वो वेनेमस है, वो जहरीला है, लेकिन जो दूसरे पार्ट का बात कर रहा है, कहता है कि नहीं, वो हमारे लिए गेस्ट, तो गेस्ट को हमें अटैक नहीं करना चाहिए, गेस्ट को हमें मारना नहीं चाहिए। और इसलिए पोएट यहाँ पे फिर इल्यूजन में पड़ गया है। अब देखिए, फिर भर दिया, कहता कि वॉज इट कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब होता है कायर, डरपोक, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, डरपोक। अब देखिए, अब अगर किसी इस बात को कोई देखेगा या सोचेगा कि भाई पोएट पढ़ा लिखा है, वह जबकि जानता है
कि सांप जहरीला है, सांप हमको हानि पहुंचाएगा, उसको किल करना चाहिए, उसको मारना चाहिए। लेकिन दूसरे सेगमेंट में जब वह सिविलाइजेशन की बात करता है तब वहां पे वो रुकता है कि नहीं, वो तो हमारे लिए गेस्ट है। तो क्या वह पोएट जो है वो डरपोक है? दैट आई डियर नॉट टू किल हिम। मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे सांप को नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि वह मेरे लिए अतिथि के रूप में वहां पर मेरे घर पे आया हुआ है। Was it privacy that I long to talk to him? Was it humility to feel so honored? हमारे उसके प्रति एक सम्मान की भावना क्रिएट होती है कि नहीं, हमें उसको अटैक न करके उसे आराम से पानी पीने देना चाहिए और वापस जाना चाहिए। यही उसके दिमाग में द्वंद चल रहा होता है। आई फील सो ऑनर्ड एंड येट दोज वॉइसेस, बार बार उसके दिमाग में बातें गूंज रही हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं अटैक करूं या उसको सेव करूं। इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। अगर आप भयभीत नहीं होगे तो उसको आप क्या करोगे? मार दोगे। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बट ईडन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी। मेरे सत्कार के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए वो वेटिंग कर रहा है, उसके वो डिजर्व कर रहा है। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। वो दोनों बातें उसके दिमाग में यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या बात किया? मेजर 3 पॉइंट की बात की। सबसे पहला जो हमारा, अगर मैं इस पोएम के थीम की बात करूं या मैं स्ट्रक्चर की बात करूं यहाँ पे, तो उसके 3 बेसिस हैं। पहला, फर्स्ट मेजर सेगमेंट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट सिविलाइजेशंस, एंड तीसरा बात करेंगे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर। इस 3 पॉइंट, मेजर पॉइंट्स पे हमारा पूरा का पूरा पोएम जो है वो रिवॉल्व होता है और अंततः यह सीख मिलती है हमें। अगर इसमें मोरालिटी की बात करें, हम एक सिंबॉलिज्म की बात करें, तो यही आता है दिमाग में कि वी मस्ट रिस्पेक्ट टू अदर्स, मे बी द नेचर और मे बी द सम अदर बीइंग। तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।